मॉर्निंग सर। चलिए सभी लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आज 7 जून और आज आपका जो क्लास है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रांतीय राज्यों का इतिहास। तो पहले से जल्दी से कॉपी कलम निकाल करके और हेडिंग डाल लीजिए प्रांतीय राज्यों का इतिहास। सर बताइए। सर आज की क्लास की वीडियो की लिंक दे दीजिएगा। ओके ठीक है। चलिए प्रांतीय राज्यों का इतिहास। प्रांतीय राज्यों का इतिहास। अब पहले आप लोग जल्दी से ये नोट कर लीजिए कि देखिए प्रांतीय राज्यों में हम लोग आखिरकार पढ़ेंगे किसको किसको। ठीक है, ये लिस्ट आप बनाइए। प्रांतीय राज्यों में ये उत्तर भारत के राज्य पढ़ेंगे, फिर कुछ दक्षिण भारत के राज्य पढ़ेंगे। उत्तर भारत में जौनपुर पढ़ेंगे, बंगाल पढ़ेंगे, कश्मीर पढ़ेंगे, मालवा पढ़ेंगे, मेवाड़ पढ़ेंगे। बहमनी राज्य पढ़ेंगे, अहमदनगर पढ़ेंगे, बीजापुर पढ़ेंगे, गोलकुंडा पढ़ेंगे। ये जो शुद्ध शब्द है बीदर, बीदर पढ़ेंगे और बराड़ पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ दो स्टेट और पढ़ेंगे जो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। एक का नाम है विजयनगर और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो मराठा। ये हम लोगों का एक तरह से मीनू बन करके तैयार हो गया कि हम लोग पढ़ना क्या है। उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्य यानी प्रांतीय राज्यों का उदय। जौनपुर, बंगाल, कश्मीर, मालवा, मेवाड़, ये सब राज्य कहाँ पर हैं? ये राज्य सब हैं उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्यों को हम लोग को पढ़ना है कि दक्षिण भारत में जो राज्य पढ़ना है बहमनी साम्राज्य, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, बरार, विजयनगर और मराठा। आवाज जो भी बोल रहे हैं आप, फंस रही है आपकी आवाज, रिपीट करिए फिर से। यहाँ के अलग शासक होते थे सर। अम्बरीश आपकी आवाज एकदम कट रही है, समझ में नहीं आ रही क्या है। चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे बच्चे कुछ नए भी हैं, तो जैसे ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रांतीय राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई ये प्रांतीय राज्य क्या मतलब हुआ। तो पहले हम लोग एक साधारण तरीके से एकदम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यहाँ प्रांतीय राज्य है कौन और प्रांतीय राज्य का हमारा मतलब क्या है। तो पहले हम लोग साधारण स्तर पे ये देखते हैं कि आखिरकार हम प्रांतीय राज्य किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखिए कि प्रांतीय राज्य कौन है। ये प्रांतीय राज्य कौन है या किनको हम प्रांतीय राज्य बोल रहे हैं। तो देखिए जैसे ये सल्तनत एज है, चाहे ये मुगल एज है, तो इसमें क्या था कि साम्राज्यवाद की स्थापना हुई। साम्राज्य की स्थापना हुई भारत में ना। लेकिन इस साम्राज्यवाद के पैरेलल कुछ स्टेट ऐसे हैं जो इस साम्राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। या शामिल हुए हैं फिर भी उनकी पृथक सांस्कृतिक अस्मिता देखी जा सकती है। पृथक सांस्कृतिक अस्मिता देखी जा सकती है। तो ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई स्टेट ऐसा होगा जो सल्तनत में होगा या तो मुगल में होगा। ये इसी स्टेज में यानी कहने को तो इन दोनों के पैरेलल ही आप पढ़ने जा रहे हैं।
जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझिए, जैसे कृष्णदेवराय हैं, विजयनगर की परंपरा है। तो जब उत्तर भारत में बाबर की परंपरा है, तो दक्षिण भारत में वहीं पर कृष्णदेवराय की परंपरा है। वो पैरेलल है, हाँ, पैरेलल वो परंपरा जो है वो चलती आ रही है। जैसे बहमनी साम्राज्य है, तो तुगलक काल की परंपरा है, और उसी के पैरेलल क्या है, बहमनी साम्राज्य की परंपरा है। तो ये प्रांतीय राज्यों का मतलब ऐसे स्टेट से है जो साम्राज्य को लगातार चुनौती दे रहे हैं, या साम्राज्य में किसी भी प्रकार के शामिल नहीं है, या अगर शामिल है तो भी उनका पृथक सांस्कृतिक अस्तित्व देखने को मिलता है। और इनमें से कुछ स्टेट तो ऐसे हैं कि जिनकी ख्याति बहुत अधिक हुई, जैसे विजयनगर, शिवाजी तथा मराठा साम्राज्य। तो यानी हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये हमारा समझना महत्वपूर्ण है कि हमारा आज का मीनू क्या है, कि हम कौन से स्टेट को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमेशा रहता है कि एक मूल जो साम्राज्यवाद रहता है, उसके पैदल कुछ न कुछ इकाइयां होती हैं। जैसे देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के बाद पैदल इकाई के रूप में कश्मीर वो अलग रहा, उसकी समस्या देखिए आज भी चल रही है। सिक्किम उधर से अलग रहा, गोवा अलग रहा। तो ये स्टेट इस रूप में एक नए प्रकार के संघर्ष को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर हम प्रांतीय राज्य के अंतर्गत क्या पढ़ने जा रहे हैं कि प्रांतीय राज्य के अंतर्गत हम सल्तनत में और मुगल में जो स्टेट स्वतंत्र रूप में रह गए, स्वायत्त रूप में रह गए, उनकी पृथक सत्ता का विकास हुआ, पृथक अस्तित्व का विकास हुआ, उनका कुछ सांस्कृतिक योगदान भी है, इस रूप में हम प्रांतीय राज्यों को पढ़ते हैं। अब हम लोग तो जानते हैं ह्यूमन बीइंग स्वार्थी बहुत हैं, तो पहले ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो हमारा प्रांतीय राज्य है, इसकी क्वेश्चन की क्षमता कितनी है। ये हमको सिविल सेवा में खासकर जैसे आईएएस की परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा है, चाहे अन्य परीक्षाएं हैं, तो इसकी क्वेश्चंस की कैपेसिटी कितनी है। लगभग एक क्वेश्चन से लेकर के और कभी-कभी 3-3 क्वेश्चंस तक इससे आ जाता है, क्योंकि इसमें आपका मराठा भी शामिल है और इसमें आपका विजयनगर भी शामिल है। तो ध्यान ये देना है कि जो मराठा और विजयनगर है, इस पर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। टफ होने का मतलब ये है कि वहाँ पर जैसे लगता है कि जितना आप ऑप्शनल के लिए मेहनत करते हैं, उतना आपको मेहनत करके वहाँ पे रखना है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पहले समझना है कि हमको कहाँ-कहाँ से किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो चैप्टर आपका होगा विजयनगर और मराठा, ये आपको बहुत कीनली देखना है, यानी कि आपको ये थॉरोली देखना है। बाकी जौनपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे अहमदनगर हो, बीजापुर, गोलकुंडा हो, इनका आपको ब्रीफ इतिहास चाहिए, यानी यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास चाहिए। और विजयनगर मराठा जो है वहाँ पर आपको डिटेल में इतिहास चाहिए। कुल क्षमता इस चैप्टर की 1 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस के आसपास की बनती है। तो आज का जो हम लोग का क्लास है, या आज की जो हम लोग की पढ़ाई है, वो मुख्य रूप से मिडाइवल पीरियड में, मध्यकालीन भारत में कौन-कौन से स्वायत्त राज्य हैं, या कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सल्तनत काल को या मुगल काल को चुनौती दिया, और कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका अपना पृथक सांस्कृतिक अस्तित्व है, उन राज्यों की हमको चर्चा करना है। मीनू हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो पहले हम उन राज्यों की चर्चा करते हैं जिनका हमको ब्रीफ हिस्ट्री चाहिए, बहुत डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन ब्रीफ हिस्ट्री भी इस स्तर की हो कि परीक्षा से मैच कर जाए। हाँ, ब्रीफ इतना ना हो कि ब्रीफ करने के चक्कर में हम सारा चीज़ को, मेन चीज़ों को भूल जाएँ। और उस क्रम में सबसे पहले हम आते हैं कौन से स्टेट में? पहले शुरुआत करते हैं हम जौनपुर से। चलिए हेडिंग डालिए, जौनपुर। जौनपुर। चलिए अभी आप लिखे नहीं, पहले इसको देखिए। जैसे जौनपुर, हाँ, नाम लगभग सब लोग सुने हैं जौनपुर। तो ये जौनपुर अगर शब्द देखा जाए तो जौनपुर जो शब्द बना है वो मुहम्मद बिन तुगलक जो था उसका नाम था जूना खान। हाँ,
तो जो जूना खान है, इस जूना खान को ही जौना खान भी कहते हैं। जूना खान या जौना खान। तो इस जूना खान को समर्पित है, इसीलिए क्या है कि जूना खान या जौना खान, ये क्या है, जौनपुर। तो यानी अगर हम देखा जाए कि शहर के रूप में इसकी स्थापना तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया, और मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान या जौना खान से के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको जौनपुर कहा गया। ये एक शहर की बात हो रही है, और हम बात कर रहे हैं किसकी, कब की, हम बात कर रहे हैं 1359 की। इसका मतलब 1359 में जौनपुर की स्थापना हुई, यानी 14वीं शताब्दी में जौनपुर की स्थापना हुई। थोड़ा सा पीछे चलें, ये बात पूरी तरह से सही नहीं, हाँ पूरी बात सही नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं ये, कि वास्तव में क्या हुआ था कि जौनपुर की स्थापना लगभग 11वीं शताब्दी में हो गई थी। जौनपुर की स्थापना जो है वो 11वीं शताब्दी में हो गई थी, लेकिन ये जो जौनपुर की स्थापना हुई थी, ये जो गोमती नदी है और गोमती नदी का जो प्रवाह है, उस गोमती नदी के प्रवाह के कारण से नगर लगभग लगभग क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जब भूगोल का आप अध्ययन करते हैं, कि उस समय जो गोमती नदी का स्तर था, पानी का स्तर उसमें बहुत अधिक था, क्योंकि भारत का जो पहला महत्वपूर्ण पुल बनाया गया, शाही पुल, जो मुनीम खान के अंतर्गत बनवाया गया अकबर के समय, वो भारत का सबसे पहला पुल शाही पुल माना जाता है गोमती नदी पर। तो उसे पानी की समस्या, पानी की मात्रा इतना अधिक थी कि उसकी पहले धारा को मोड़ना पड़ा, उसके बाद उस पुल का निर्माण हुआ अकबर के विशेष आग्रह पर। तो जौनपुर था ना, गोमती नदी के कारण से उसका लगभग लगभग पराभव हुआ था। तो रियल में हम क्या कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर का कंस्ट्रक्शन नहीं कराया गया, रियली इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया गया। हाँ, सामान्य रूप से आप पढ़ते ठीक है वो कि जौनपुर का संस्थापक कौन है, फिरोज शाह तुगलक है, तो सही है फिरोज शाह तुगलक है, लेकिन रियल में फिरोज शाह तुगलक उसका क्या करता है, कंस्ट्रक्शन नहीं करता है, रिकंस्ट्रक्शन करता है। 11वीं शताब्दी में जौनपुर का इतिहास मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन गोमती नदी के प्रवाह के कारण से इसका पराभव होता है, और इसके रिकंस्ट्रक्शन का काम कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक करता है, जौनपुर में करता है, और इस रूप में इसको जूना खान की याद में करता है, इसलिए इसको जौनपुर कहा गया। अब ये जो जौनपुर है, ये एक नगर के रूप में स्थापित हुआ। अगर इसके राजनीतिक इतिहास की परंपरा देखें, तो इसके राजनीतिक इतिहास की परंपरा यहाँ पे डायनेस्टी की स्थापना मलिक सरवर ने किया। जो मलिक सरवर है, यही ख्वाजे जहां है, इसी का नाम क्या है कि ख्वाजे जहां है। ये जो मलिक सरवर है वो अफ्रीकन मूल का है, ये अफ्रीकन मूल का है ना। और ये जो अफ्रीकन मूल का है, इसकी उपाधि देखिए, इसकी जो उपाधि है मलिक उस सर्क, इसकी उपाधि सर्क की है। और इसीलिए आप पढ़ते हैं कि जौनपुर में जिस वंश की स्थापना हुई, इस वंश को क्या कहते हैं, इसी की उपाधि के नाम पर इसको सर्की राजवंश कहा जाता है। सर्की राजवंश यानी जो पहला शासक है, जो संस्थापक है, जो मूल रूप से क्या है, हिजड़ा प्रकृति का है, मलिक सरवर। ख्वाजे जहां है ना, उपाधि इसकी मलिक उस सर्क है, और मलिक उस सर्क के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। तो पहला जो शासक है वो सर्क परंपरा का है, इसीलिए इसको सर्की साम्राज्य कहा गया। तो 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंतर्गत कैसे कैसे इसका क्या परिवर्तन हुआ। नगर के रूप में स्थापना 1300
1959 में हुआ। फिर डायनेस्टी की स्थापना 1394 में हुई और ये डायनेस्टी 1479 तक यानी बहलोल लोदी तक ये चलती रहेगी। तो यानी यहाँ पर हम 1394 से लेकर के 1479 तक का इतिहास को ब्रीफली पढ़ेंगे। ये आपका जौनपुर के आरंभिक इतिहास का स्केच। तो पहले इस स्केच को उतार दीजिए और फिर उसको हम ब्रीफली थोड़ा थोड़ा आपको लिखा देते हैं और जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाइएगा। एक पेज पूरा निकालिए, एक पेज अपना ले लीजिए और यहाँ 11वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन गोमती नदी के कारण से पराभव हुआ। फिर यहाँ पे स्थापना हुई, फिरोज शाह तुगलक ने किया, जूना खान की याद में किया और ये जो जूना खान की याद में किया तो ये इसीलिए इसको जौनपुर कहा गया। राजनीतिक इतिहास की परंपरा मलिक सरवर, ख्वाजे जहां या मलिक उसर के द्वारा शुरू हुई, इसलिए इस वंश को सरकी साम्राज्य कहा जाता है। सर हम्म सर मोहम्मद बिन तुगलक कोई जूना खाना कहते थे का? उसी का उपनाम था जूना खान। जी। हो गया? अम्बरीश अब अपना क्वेश्चन पूछो, कुछ आपकी आवाज पहले ठीक नहीं हो रही थी, अब पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे अम्बरीश। सर वो कह रहे थे कि वो अलग अलग प्रांतों में बटा था, जैसे पहले भारत तो वहाँ के अलग अलग शासक हाँ हुआ हाँ हाँ, करते उसी थे। तरह से जैसे अभी मैंने जैसे उदाहरण बताया ना कि जैसे भारत था तो कश्मीर जैसे अलग रहा, हाँ, सिक्किम अलग रहा, तो जी उसी तरह से अलग अलग प्रांतों में बने थे। तो कुछ प्रांत जैसे कहे कि हम भारत में शामिल होंगे, अब कुछ कहेंगे कि हम नहीं शामिल होंगे, तो उसी तरह से पहले भी कुछ कहेंगे कि हम सल्तनत में शामिल नहीं होंगे, हम मुगल में शामिल नहीं होंगे। चलिए लिखिए, जी सर। जौनपुर के इतिहास की परंपरा 11वीं शताब्दी से शुरू होती है, परंतु गोमती नदी के प्रवाह ने इसके विकास की प्रक्रिया को बाधित किया। इसके विकास की प्रक्रिया को बाधित किया। विकास की प्रक्रिया को बाधित किया। अंततः 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने भाई जूना या जौना खान की याद में
जोना खान की याद में इसकी स्थापना या पुनर्स्थापना कराई गई? स्थापना या पुनर्स्थापना कराई गई? सर स्थापना या पुनर्स्थापना दोनों एक साथ मतलब? हाँ, इसलिए कि सामान्य लोग यही कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर था, लेकिन 11वीं शताब्दी में तो जौनपुर तो था ही ना। तो उस अर्थ में देखेंगे तो पुनर्स्थापना है, सामान्य स्तर पर देखा जाएगा तो स्थापना है, कराई। यहाँ पर राजनीतिक इतिहास की परंपरा, राजनीतिक इतिहास की परंपरा मलिक सरवर के द्वारा शुरू की गई। मलिक सरवर के द्वारा शुरू की गई। मलिक सरवर के द्वारा शुरू की गई, जिसे नसीरुद्दीन महमूद शाह ने 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 मलिक उस सर की उपाधि दी थी। मलिक उस सर्क जी की उपाधि दी थी। यही कारण है कि जौनपुर के जौनपुर के राजवंश को सरकी राजवंश के रूप में जाना जाता है। 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 तो पूछेगा जैसे कि सरकी राजवंश की स्थापना कहाँ हुई थी? जौनपुर में। जौनपुर के राजवंश को सरकी राजवंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो पहला शासक है उसका सरनेम क्या है? सर्क है, और इसीलिए इसको सरकी राजवंश के रूप में जाना जाता है। यानी इस परंपरा की शुरुआत मलिक सरवर के द्वारा 1394 में की गई, और 1394 से लगभग 5 वर्षों तक उसने शासन किया। इस दौरान उसका एक युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। देख हेडिंग डाली, मलिक सरवर तथा भोजपुर से युद्ध। हेडिंग है ना? एकदम हेडिंग। भोजपुर से युद्ध। देखिए ये युद्ध इतिहास में विभिन्न कारणों से जाना जाता है, और आई एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चंस अभी आया नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल ये क्वेश्चंस आएगा, क्योंकि भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसा रहा है ना जब लड़ाइयां बहुत लंबी हुई हैं। जौनपुर में और भोजपुर में ना, उस समय भोजपुर को उज्जैनीस बोलते थे। इनके दोनों के बीच में 100 वर्षों का संघर्ष हुआ। 100 ईयर संघर्ष ये चला, और शुरुआत में तो पहले भोजपुर या उज्जैनी जो है सफल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर ये लोग अपना यानी कहने का मतलब जौनपुर वाले फिर सक्षम हो करने सफल होते हैं। और ये युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध में गुरिल्ला वार ना, शिवाजी से बहुत पहले की बात हो रही है ना, गुरिल्ला वार की प्रणाली भी देखी जा सकती है। तो ये युद्ध पे अभी इतिहास में थोड़ा फोकस कम गया है, लेकिन आज नहीं तो कल ये युद्ध जो आपका ये होगा ना। तो पहले जहां पे आपने लिखा कि जौनपुर और भोजपुर में युद्ध है,
तो आप पहले एक ग्राफ बना लीजिए, फिर लिखिए। ये लिखिए 100 वर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध। ये जो युद्ध हुआ, एक तरफ है जौनपुर और एक तरफ उज्जैनी या भोजपुर वाले। यहाँ पर जो शासक है वो मलिक सरवर है, और यहाँ पर जो शासक हैं उनका नाम जो है हर्षराज है, हर्षराज। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आएगा कि 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। तो ये जौनपुर और ये उज्जैन या भोजपुर के साथ, बस थोड़ा सा लिख लीजिए। मलिक सरवर के शासनकाल में, मलिक सरवर के शासनकाल में जौनपुर और भोजपुर के बीच, भोजपुर के बीच एक 100 वर्षीय युद्ध हुआ, एक 100 वर्षीय युद्ध हुआ, 100 वर्षीय युद्ध हुआ, जिसमें आरंभिक स्तर पर भोजपुर के शासक सफल रहे, भोजपुर के शासक सफल रहे, परंतु बाद में जौनपुर सफल रहा। इस युद्ध में गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति की झलक भी देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। सर गोरिल्ला युद्ध पद्धति और छापामार दोनों अलग अलग दोनों ही है। एक ही शब्द है, चाहे गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहिए चाहे छापामार पद्धति कहिए, दोनों एक ही चीज हुई। छापा मार मतलब? छापामार मतलब कि अचानक हमला करना और बहुत बड़ी संख्या में, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद फिर वापस चला जाना। तो उससे फायदा क्या होता था कि जैसे मान लीजिए 4 सैनिकों ने युद्ध किया और आएंगे और आपके घर यानी आपके एरिया में बहुत डैमेज करके चले जाएंगे। तो अगर डैमेज करने में सफल रहे तो आपका डैमेज ज्यादा होगा, और अगर वो पकड़ा भी गए तो उनकी पूरी सेना तो पकड़ा ही नहीं, इसका मतलब हारेंगे नहीं वो। तो उससे क्या होता था कि एक साइकोलॉजिकल बूस्टअप होता था। तो जो भौगोलिक क्षेत्र दुर्गम होते थे और सेना थोड़ी जिनके पास कम होती थी, तो वो क्या करेंगे, वो छिप छिप करके लड़ते थे। तो छिप छिप करके लड़ेंगे तो उसी को छिप करके लड़ने की जो पद्धति है, इसी को गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहते हैं। ठीक है सर इसको, इस युद्ध को थोड़ा निम्न दृष्टि से देखा जाता था क्या? नहीं, निम्न जो इसको दृष्टि से खुला, देखने का क्या मतलब है? युद्ध में, जैसे मतलब जो युद्ध छिप में और छिप प्रेम युद्ध में क्या करना निम्न मतलब दृष्टि है? प्रेम में अगर आप पाइप पकड़ के घर पे चढ़ गए तो इसमें कौन सा निम्न दृष्टि क्या है? नहीं, जैसे युद्ध, मेरे कहने का मतलब क्या है कि युद्ध में चाहे प्रेम में आपकी स्ट्रेटेजी का मतलब है ना, रणनीतिक महत्वपूर्ण। अब उस रणनीति से आप कितना सफल होते हैं, नहीं और सर, बहुत जैसे बार आप कहा इस जाता है स्थिति कि में नहीं होते कि सीधे फ्रंट टू फ्रंट लड़ें, तो हम नहीं क्या सर, करेंगे, हम थोड़ा सा साइड टू साइड लेके करेंगे काम। नहीं सर, फिर इस तरीके से ये कहा जाता है ना, जैसे नॉर्मल तरीके से कहा जाता है ना, युद्ध का भी एक अपना धर्म होता है, एक तरीका होता है, एक नीति होती है। पहली बात ये है कि युद्ध का धर्म तो ये भी है ना कि हम आपके हिसाब से अपना धर्म नहीं निर्धारित करेंगे ना। जैसे आप कहेंगे कि युद्ध का धर्म है, तो जब आपके पास बड़ी सेना होगी तो हम कहेंगे कि युद्ध का अपना धर्म होता है। लेकिन सर मैं एक चीज कहूंगा, जैसे मान लीजिए अभी देश में भारत की सेना है, अब ये जो आतंकवादी छिप छिप युद्ध करते हैं, तो फिर क्या इसको भी ठीक कहना ठीक है? नहीं, तो अब वो भी देखना पड़ता है ना कि आपका वो रेफरेंस क्या है। देखिए, लास्ट में बस एक लाइन,
काम महत्वपूर्ण नहीं है, काम का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। वही काम जब शिवाजी करेंगे तो आपके राष्ट्रवाद की चेतना के वाहक होंगे। वो देखना पड़ेगा कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर नहीं उद्देश्य सर, सकारात्मक है तो सही है कहीं कहीं ना। शिवाजी की मतलब शिवाजी की भी आलोचना कहीं कहीं की जाती है तो इस तरीके से आलोचना युद्ध करने किसकी नहीं की। की जाती है? कुछ लोगों का काम ही बैठ करके आलोचना आलोचना तो सचिन तेंदुलकर की भी होती है, जी नहीं होती है? नहीं, वो सुनील गावस्कर खूब करते हैं। खूब करते हैं। तो व्यक्ति है तो आलोचना तो स्वाभाविक है। यहाँ कहने का मतलब ये कि टेक्निक हम अपने हिसाब से बनाएंगे। हमारी पोटेंशियल क्या है, हमारा भौगोलिक स्थिति क्या है ना, हमारे सैनिकों की क्षमता क्या है, हमारा अपना खुद का काम करने का तरीका क्या है, तो उसके अनुसार रणनीति बनाई जाएगी। तो रणनीति हम अपनी पोटेंशियल पे बनाते हैं, दूसरी की पोटेंशियल पे नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आप लिखेंगे नहीं, बस समझेंगे। ये मलिक सरोवर से परंपरा शुरू हुई ना। अभी मैंने बताया कि लगभग ये 5 वर्षों तक इसने शासन किया, ठीक है। मलिक सरोवर के बाद जो शासक हुआ उसका नाम है ये मुबारक शाह। तो मुबारक शाह की जो परंपरा है वो फिर इसको आगे बढ़ाता है, और ये लगभग 1402 या 1404 दो परंपरा इसकी मिलती है। वो ये शासन करता है। हाँ, 1404 याद करने से एक फायदा भी होगा कि देखिए ये भी 5 ईयर हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी क्या हो गया, ये 5 हुआ। तो कुछ परंपरा में 1402 तक मिलता है, कुछ परंपरा में 1404 तक मिलता है। मुबारक शाह का जो टेन्योर है वो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों या सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए नहीं जाना जाता है। दो चीजें इसकी महत्वपूर्ण है। पहला, खुतबा में इसके नाम के पढ़ने की परंपरा शुरू हुई। खुतबा आप लोगों को समझ में आ रहा है? खुतबा एक प्रकार का क्या है, प्रे है, हाँ? एक प्रकार की पूजा की परंपरा है, या एक तरह से क्या है, खुदा से कम्युनिकेट करने का माध्यम है। अकबर के समय खुतबा किसने बनाया था? फैजी ने हम्म, फैजी ने बनाया था। फैजी ने बनाया था ना, जी फैजी ने बनाया था। तो वो खुतबा उसने पढ़ा था। खुतबा क्या है, एक प्रकार का ईश्वर से या खुदा से प्रार्थना। कम्युनिकेट करने का माध्यम। और दूसरा क्या किया कि इसने अपने नाम से ही सिखों की परंपरा शुरू की। ये दो काम इसका महत्वपूर्ण हो गया। एक, सिखों की परंपरा की शुरुआत, दूसरा खुतबा की परंपरा की शुरुआत। लेकिन इस शासक को फिर रिप्लेस किया किसने? रिप्लेस किया इब्राहिम शाह। सर की तो सब में आप लगा ही लेंगे। ये जो इब्राहिम शाह की परंपरा है, ये इब्राहिम शाह की परंपरा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये परंपरा लगभग 1402 या 1404 से लेकर के और 1440 तक ना। और आज जो कुछ भी जौनपुर जाना जाता है ना, जौनपुर की चतुर्दिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, खासकर स्पेशली जौनपुर जो भारत का सिराज बना, भारत का सिरमौर बना, एजुकेशन का हब बना, अटाला मस्जिद का एरिया, वो इसी समय जौनपुर का ग्रोथ हुआ और जौनपुर को भारत का सिरमौर या भारत का सिराज के रूप में संज्ञा दी गई। तो मलिक सरोवर की परंपरा को मुबारक शाह आगे बढ़ाया। मुबारक शाह का दो काम महत्वपूर्ण है। उसने अपने नाम से सिक्के जारी किए और दूसरा खुतबा पढ़ने की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद की परंपरा में इब्राहिम शाह आया और इब्राहिम शाह के समय ही जौनपुर का सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ी और इसे भारत का सिराज या सिराजे हिंद, ये क्या है, ये भारत का सिराजे हिंद, मुख्य प्रसिद्धि इसकी यहीं से हुई। जल्दी से आप इस ग्राफ को बनाइए, मलिक सरोवर, मुबारक शाह और इब्राहिम शाह। जल्दी से आइए। यहाँ पे मुबारक शाह का दो काम होगा, सिक्का जारी करना और इसके नाम से खुतबा पढ़ा जाना। इब्राहिम शाह हेडिंग डाल करके और तब आइए तो यहाँ से हम लिखाना शुरू करेंगे। मुबारक शाह का दोनों काम आप अपने से लिख लीजिए।
अमरीश, उसमें इंग्लिश में कुछ दिक्कत नहीं, बस सिक्के जारी किया और खुतबा पढ़ा। जी सर। पहला काम उसका सिक्कों को जारी करना और दूसरा खुतबा को पढ़ना। इब्राहिम शाह में आप सिराजे हिंद भी मत लिखिएगा, मैं वहां से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा दूंगा। पर इब्राहिम शाह है या इब्राहिम शाह? इब्राहिम शाह सर्की। चलिए लिखिए तो। इब्राहिम शाह का शासनकाल, इब्राहिम शाह का शासनकाल जौनपुर के संदर्भ में, 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 जौनपुर के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा और इसी समय जौनपुर का इतना विकास हुआ, जौनपुर का इतना विकास हुआ कि उसे सिराज ए हिंद कहा गया। सिराज ए हिंद कहा गया। अब थोड़ा ग्राफ से इसको समझिए। ठीक है, ये इब्राहिम शाह है, ठीक है, और ये जो इब्राहिम शाह है, इस समय जौनपुर का विकास हुआ और जौनपुर का जो विकास हुआ, उस विकास के कारण ही जौनपुर को उपाधि दी गई किसकी, कि ये सिराजे हिंद। ठीक है, अब यहां पर ये देखना है कि सिराजे हिंद क्यों है। ठीक है, किसी भी काल में शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहला महत्वपूर्ण विकास हुआ ना, वो अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ। और ये जो अटाला मस्जिद है, उस समय कह सकते हैं कि ये एजुकेशन का हब था ना। जैसे छोटे बच्चों के लिए आजकल कोटा एजुकेशन का हब है, तो उस समय अटाला मस्जिद के एरिया में 10,000 स्टूडेंट लगभग देश भर में आते थे और यहाँ पर पढ़ते थे और बहुत हिट रहते थे। शेरशाह सूरी उसका एग्जाम्पल है। शेरशाह सूरी कहाँ का प्रोडक्ट है ना, वो जौनपुर का ही प्रोडक्ट है। और जौनपुर वाले आज भी देखिए बहुत स्मार्ट है ना। मान लीजिए घोटाला में न शामिल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन घोटाला वालों को ड्राइवर तो मिल ही जाएगा जौनपुर का। कहने का तो क्या है कि वो एरिया जो थी बहुत वो हिट एरिया थी ना। तो ये अटाला मस्जिद इस शिक्षा का केंद्र बना। हालांकि अटाला मस्जिद के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो निर्माण की प्रक्रिया फिरोज शाह तुगलक के समय शुरू हुई और पूरी हुई जाकर के किसके समय, ये इब्राहिम शाह सर्की, यानी 1376 से लेकर के और 1408, यानी 32 साल में ये बन करके तैयार हुआ और एजुकेशन का सबसे बड़ा हब हुआ। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर इसकी दूसरी मस्जिद बनी,
उसको बोलते हैं झाझरी मस्जिद या झझरी मस्जिद। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये एजुकेशन का एक सेंटर बन गया। और तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या है कि इसने क्या किया कि बहुत से इस्लामिक विद्वानों को उसने लगाया कि आप कानून का संग्रह करना शुरू करिए, और कांगरू का संग्रह उसने करवाया और उसको विभिन्न नाम से इसको संकलित किया गया। जैसे ये हाशिए ए हिंदी ना, फतवा है इब्राहिम साहिब। यानी तीसरा इसका महत्वपूर्ण काम क्या हो गया, तीसरा इसका महत्वपूर्ण काम हो गया कानून का संग्रह। ये एक तरह से मिडाइवल पीरियड का क्या हो गया, ये कार्नवालिस हो गया। ठीक है, तो इतने काम के कारण से जो इब्राहिम शाह है, उस इब्राहिम शाह के कारण से जौनपुर का कद बढ़ा, जौनपुर का पद बढ़ा, और जौनपुर को कहा गया कि पूरे भारत का क्या है, ये मुकुट है, उसका ताज है। तो इस ताज को क्रिएट करने में मुख्य भूमिका किसकी, मुख्य भूमिका जो है इब्राहिम शाह सर की थी। तो इब्राहिम शाह और जौनपुर का कैसे विकास हुआ, तो आप इसको चार्ट के माध्यम से बनाइए, इसको लिखवाएंगे नहीं आपको। इब्राहिम शाह तथा जौनपुर, उसके नीचे लिखिएगा ये पूरा, ये विकास हुआ और इसके कारण ही इसको सिराजे हिंद कहा गया। फिर यहाँ पर अटाला मस्जिद का निर्माण, झाझरी मस्जिद का निर्माण, ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू कराया, इसने इसको पूरा कराया। और ये झांझरी मस्जिद जल्दी से बनाई, तो ग्राफ से ही बनाई, ज्यादा याद रहेगा। सर एक कानून चीज का संग्रह बताइए आप लोग छोड़ दीजिएगा, उसको हम तीसरा बिंदु में लिखवा देंगे। हाँ बताइए। सर, ये जैसे मतलब इस 1376 के नियर अबाउट आप बता रहे हैं, तो इस समय मतलब दिल्ली सल्तनत में ये तुगलक वंश शासन कर रहा था। तो तो क्या मतलब ये जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, तो मतलब जिस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश मतलब उसके पैरेलल ही चल रहा हाँ था क्या है? हाँ, हमको लगा आप 5 मिनट लेट तो नहीं जुड़े हैं। नहीं सर, लेट तो नहीं है। तो पहले मैंने वही तो शुरू किया ना कि प्रांतीय राज्य का मतलब क्या है, कि कुछ ऐसे राज्य होंगे जो सल्तनत काल के पैरेलल चल रहे हैं ना, कुछ ऐसे राज्य होंगे जो मुगल काल के पैरेलल चलेंगे। जैसे तो विजयनगर सर किसके पैरेलल है? तो सर जो शासक थे सल्तनत काटते थे मुगल काल के, क्या उन लोगों ने ये प्रयास नहीं किया कि इनको भी मतलब जीत हाँ लिया ठीक है, जाए? इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत जब से स्वतंत्र हुआ तब से हम लोगों ने ये प्रयास नहीं किया है कि कश्मीर हमारा हो जाए। जी किया है ना। हाँ, जी सिक्किम में जी हम सफल रहे, जी गोवा में हम सफल रहे जी जी ना, गोवा में हम सफल रहे। तो उस स्तर का यूनिफिकेशन नहीं हो पाया ना, जी उस तरह का यूनिफिकेशन नहीं हो पाया, तो वो पैरेलल रूप में चलते रहे। जैसे नहीं, अंग्रेजों के समय पे भी हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट जो थे, जो रियासतें थी, लगभग 500 से ऊपर थी, जी वो स्वतंत्र रूप में ही तो चल रही थी। बाद जी में जी स्वतंत्रता के बाद भी देखिए हैदराबाद, जूनागढ़, इन लोगों ने समस्या क्रिएट करने का प्रयास किया। तो उसी बिल्कुल। तरह से उस समय भी पैरेलल स्टेट के रूप में चल रहे थे। यहाँ इब्राहिम शाह सर की हो गया, अटाला मस्जिद हो गई, झाझरी मस्जिद हो गई। नीचे लिखे इब्राहिम शाह के शासनकाल में, इब्राहिम शाह के शासनकाल में कानूनों का संग्रह कराया गया, कानूनों का संग्रह कराया गया, और इसे फतवा ए इब्राहिम शाही, फतवा ए इब्राहिम शाही नाम से जाना गया। फतवा ए इब्राहिम शाही नाम से जाना गया। फतवा ए इब्राहिम शाही नाम से जाना गया। सर एक सेकंड, जरा पीछे वाली स्लाइड कीजिएगा जरा सर, एक सेकंड। फतवा ए इब्राहिम शाही नाम से जाना गया। सर ये जो लिखे हैं क्या कानूनों का संग्रह लिखे हैं ना ऊपर, जो प्राइम हाँ हाँ, सर जौनपुर? कानूनों का संग्रह, ठीक है। फतवा ए इब्राहिम शाह नाम दिया गया। ठीक है सर।
चलिए अब अगला शासक आइए हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। अब देखिए ये जौनपुर की राजनीतिक वंश की परंपरा का अंतिम शासक है ना। और यहाँ से दीपक अब आप देखिए बात समझने का प्रयास करिए कि अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये इसका मतलब इससे पहले स्वतंत्र था, अब जी सल्तनत काल का शासक कौन है, बहलोल लोदी, और जी बहलोल लोदी के द्वारा जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। एक बार पीसीएस में जीएस में इस तरह से क्वेश्चन आया है ना कि ये इस परंपरा का अंतिम शासक कौन था ना, सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। यह क्वेश्चन इस तरह से था कि जब जौनपुर को मिलाया गया तो उस समय जौनपुर का शासक कौन था। जब बहलोल लोदी ने उसको मिलाया तो उस समय शासक कौन है, वो हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी जो है इसका अगर निर्माण कार्य देखा जाए तो इसके निर्माण कार्य में दो चीजों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहला, जामी मस्जिद का निर्माण कराया, दूसरा लाल दरवाजा का निर्माण कराया। हालांकि जो लाल दरवाजा का निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ है एक हुसैन शाह सरकी की परंपरा से पहले की परंपरा में एक शासक है जिसका नाम है मोहम्मद शाह, जिसकी चर्चा हम लोग नहीं किए हैं, जरूरत नहीं थी उसकी। तो मोहम्मद शाह के समय से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और कह सकते हैं कि पूर्ण हुआ ये यहाँ पर आकर के। तो निर्माण कार्य में जामी मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण किया। लेकिन हुसैन शाह सरकी का जो मुख्य योगदान है वो मुख्य योगदान राजनीतिक परंपरा में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संगीत में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसको अच्छे से समझिए। हमारे यहाँ एक क्लासिकल है और उस क्लासिकल को हम लोग ख्याल कहते हैं, ठीक है। तो ख्याल का जो आविष्कारक है यही है, यानी इसने एक विशेष प्रकार के राग का विकास किया और उस राग को हम लोग क्या कहते हैं, ये ख्याल कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। उसके अतिरिक्त उसने क्या किया, विभिन्न प्रकार के रागों की खोज की ना, यानी कि उसने कई नए रागों को कंपोज किया। इसमें से देखिए मल्हारे श्याम, गौरे श्याम, भोपाल श्याम, हुसैनी, जौनपुरी है, और ये जौनपुरी बसंत, ये कह सकते हैं कि म्यूजिक के क्षेत्र में इसका जो है बहुत बड़ा योगदान है, या विशेष रूप से योगदान है। तो यानी अगर हम इसको पीछे ले जाके एक ही स्लाइड में बात करना चाहें, पढ़ाई लिखाई बहुत पीड़ादायक चीज होती है। कौन कितना अच्छा है उससे नहीं मतलब है, कैसे हम उसको इतना याद करें कि परीक्षा में हमको याद रहे। हमारे लिए ख्याल बहुत महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए क्या है कि किस तरह से पढ़ा जाए कि परीक्षा में हम लोग कर ले जाएं। इसका मतलब इसका म्यूजिक के क्षेत्र में मुख्य योगदान है, और म्यूजिक के क्षेत्र में इसने एक हिंदुस्तानी क्लासिकल ख्याल, ख्याल का इसने क्या किया, ख्याल का इसने आविष्कार किया ना। इसका मतलब क्या है, अंतिम शासक कौन, हुसैन शाह सरकी। जामी मस्जिद का निर्माण करता कौन, यही। लाल दरवाजा का निर्माण करता कौन, यही। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही। थोड़ा अगर भक्ति काल में चलेंगे ना, भक्ति काल में, सूफी काल में चलेंगे, तो यही जो शासक है, इसी शासक के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाएगा। उस आंदोलन को सत्यपीर आंदोलन कहा जाएगा। सत्यपीर आंदोलन परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण बन करके आपका तैयार हुआ। जौनपुर परंपरा का अंतिम शासक बहलोल लोदी ने जौनपुर को मिलाया, इसके द्वारा जामी मस्जिद का निर्माण कराया गया, लाल दरवाजा के निर्माण की परंपरा को पूर्ण कराया गया, भक्ति आंदोलन में सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत करी गई, और म्यूजिक ख्याल का उसने
आविष्कार किया। इतना योगदान किसका? हुसैन शाह सर की। आप सर ये जो लोगों ने लास्ट प्रारंभ में हेडिंग क्या डाली है? हेडिंग क्या पड़ी है आप लोगों की? हुसैन शाह सर की। हुसैन शाह सर की। हाँ, कुछ पूछना था, पूछिए जल्दी दीपक। सर ये जो लाल दरवाजा का प्रारंभ मोहम्मद शाह करवाया था, ये वो वाला मोहम्मद शाह तो नहीं जो मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था? नहीं नहीं, वो नहीं, ये इसी परंपरा का शासक है, जौनपुर का ही शासक है। इसकी कुछ उपलब्धियां नहीं है, इसलिए हम उसको आपको नहीं बताए। हाँ, उसी परंपरा का शासक है। चलिए लिखिए तो, हुसैन शाह सर की, यह जौनपुर की जौनपुर के राजनीतिक परंपरा का अंतिम शासक था और बहलोल लोदी के द्वारा 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 इसे साम्राज्य में मिला लिया गया। हुसैन शाह सरकी का सांस्कृतिक योगदान निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। पहला, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य निर्माण कार्य को जैसे ग्राफ बना वैसे बना लीजिए। जामी मस्जिद तथा लाल दरवाजा, 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 जामी मस्जिद तथा लाल दरवाजा। दूसरा, ये संगीत के क्षेत्र में योगदान। हुसैन शाह सरकी के द्वारा 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 ख्याल नामक ख्याल नामक ख्याल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खोज की और साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खोज की और साथ ही अनेक रागों की भी खोज की। रागों की भी खोज की। ये जौनपुर को पढ़ने में आपको 1 घंटा लगा, लेकिन जौनपुर की कुल पढ़ाई मुश्किल से 5 मिनट की है, जो आपको महत्वपूर्ण रूप से कवर करके रखना है। जौनपुर की स्थापना या पुनर्स्थापना का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। उसने अपने भाई जूना खान की याद में जौनपुर नगर की स्थापना करी। राजनीतिक वंश की परंपरा
अफ्रीकन मूल के मलिक सरवर या ख्वाजा-ए-जहां या मलिक उस सर्क के द्वारा शुरू की गई। इसकी उपाधि सर्क की थी, इसलिए साम्राज्य को सर्की राजवंश कहा गया। मलिक सरवर के समय 100 वर्षीय युद्ध भोजपुर से हुआ, जो इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। मलिक सरवर की परंपरा को मुबारक शाह ने आगे बढ़ाया और मुबारक शाह ने खुतबा में अपना नाम शुरू कराया। दूसरा क्वाइन यानी सिक्के जारी किए। मुबारक शाह की परंपरा को इब्राहिम शाह सरकी ने लागू कराया, आगे बढ़ाया। और इब्राहिम शाह सरकी जो है वो उसके समय जौनपुर का चतुर्दिक विकास हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ और वो जौनपुर भारत का सिरमौर या सिराजे हिंद बन गया। तो सिराजे हिंद बन गया तो कारण क्या था? शिक्षा का महत्वपूर्ण रूप से हब बना। अटाला मस्जिद की एरिया शिक्षा का प्रमुख सेंटर बनी। 10,000 से अधिक छात्र वहां पर आकर के पढ़ते थे। और इस रूप में जो अटाला मस्जिद है उसके निर्माण की प्रक्रिया फिरोज शाह तुगलक के समय शुरू हुई थी और यहाँ पर जाकर के संपन्न हुई। इसके अतिरिक्त झंझरी मस्जिद बनी और मुख्य रूप से क्या हुआ कि कानूनों का संग्रह शुरू कराया। इस परंपरा का जो अंतिम शासक है वो है हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी के समय बहलोल लोदी ने साम्राज्य में मिला लिया। इसके समय भी निर्माण की प्रक्रिया, मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। जामी मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण कराया गया और खासकर म्यूजिक के क्षेत्र में इसने ख्याल नामक विशेष प्रकार के शास्त्रीय संगीत की खोज की, विभिन्न रागों की खोज की तथा भक्ति आंदोलन में सत्यपीर आंदोलन की खोज किया। सत्यपीर क्या है? कि सत्य को समझने का प्रयास या पीड़ा को समझना ही सत्य को समझना है। तो एक प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत इसके द्वारा की गई। ये पूरा जौनपुर का इतिहास ना। और मुझको लगा कि 2 मिनट लगा। वो रियली होना ये चाहिए कि एक पेज में सारा शासक आ जाए, सारा शासक का महत्वपूर्ण काम आ जाए और उसी पे आपका ग्राफ हो जाए। अब आपको बस उतना ही, अब आपको 2 मिनट नहीं लगेगा जौनपुर पढ़ने में। जौनपुर पढ़ने में आपका 2 मिनट नहीं लगेगा। 2 मिनट से ज्यादा का जौनपुर का इतिहास नहीं। कौन कौन पूरा जौनपुर का इतिहास 2 मिनट में सुना देगा? एक मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग। ब्रेक लेकर के देख लीजिए, एक बार पलट के देख भी लीजिए। जौनपुर का इतिहास 2 मिनट में। जौनपुर का इतिहास 2 मिनट में। कौन कौन बता देगा भाई? सर बताएं। बताइए। जौनपुर की स्थापना 11वीं शताब्दी में हो चुकी थी, लेकिन गोमती नदी के बहाव के कारण ये नष्ट हो गई और फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन, जिनका उपनाम जूना खान है, उनकी याद में इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया और इसको मोहम्मद शाह ने नहीं, मुबारक शाह ने आगे बढ़ाया और इस दौरान 100 वर्षीय युद्ध चला जो कि मलिक सरवर ने आगे बढ़ाया। मलिक सरवर ने आगे बढ़ाया जिसमें 100 वर्षीय युद्ध हसराज नाम है आई थिंक, उसके बीच में और इनके बीच में चला और बाद में फिर इसे इब्राहिम शाह ने आगे बढ़ाया और इस दौरान 2 कार्य हुए, 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए। सिक्कों को जारी किया और खुतबा पढ़ा और फिर इसके कार्य को इब्राहिम शाह ने आगे बढ़ाया जिसमें 2 महत्वपूर्ण, मतलब यहाँ पर ज्यादा विकास हुआ और अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ और लाल दरवाजा का निर्माण हुआ। फिर जो अंतिम शासक था वो हुसैन शाह सरकी जिसको हम कहेंगे, और इसमें सांस्कृतिक विकास हुआ जिसमें अभी सब मिक्सअप हो जा रहा है आरिफा ना, अभी थोड़ा सा मिक्सअप हो जा रहा है तो ठीक है। अभी 1-2 बार थोड़ा और रिपीट करिए। जैसे लाल दरवाजा कौन बनाएगा, इब्राहिम शाह कि हुसैन शाह? लाल दरवाजा इब्राहिम शाह।
लाल दरवाजा इब्राहिम शाह कि हुसैन शाह सर की? हुसैन शाह है। अभी थोड़ा मिक्सअप होगा, ठीक है। और कोई प्रयास करेगा? हाँ ठीक है, चलिए अच्छा है, एक दो बार बस, कोई प्रयास नहीं करेगा। चलिए, पता नहीं किसी ने कहा कि धरती वीरों से खाली नहीं है, कुछ डाउट हो रहा है इस पर? नहीं सर, वही मिक्सअप होने लगेगा क्या आपको? अच्छा, नेहा बताएंगे। सर बताएं। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। जी सर। सर जौनपुर का जो जौनपुर की जो परंपरा है उसकी शुरुआत 11वीं शताब्दी से, सॉरी 11वीं से शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि गोमती नदी के बहाव के कारण जब परंपरा थी उसमें थोड़ा रुकावट आ गई। उसके बाद वो फिर से 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक की द्वारा पुनः उसकी स्थापना हुई, जूना खान की याद में या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, और इसके राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो इसकी स्थापना मलिक सरवर के द्वारा की गई, जिसे मलिक को शर्क की उपाधि नसरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा दी गई। और इसी के मलिक सरवर के काल में ही 100 वर्षीय युद्ध हुआ था हरराज भोजपुर के, हरराज वहाँ भोजपुर से, और ये उसका महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इसमें आता है कि इसके बाद के जो उसके डिसेंडेंट्स आएंगे उसमें मुबारक शाह आएगा, जिसके दो महत्वपूर्ण ही कार्य है। पहली बात तो ये कि उसने अपने सिक्कों में अपना नाम डलवाया और खुद के नाम के उसने खुतबे पढ़वाए। उसके बाद आता है इब्राहिम शाह, जिसका सांस्कृतिक योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, मतलब अहम उसकी भूमिका रही है। इसमें उसने अटाला मस्जिद का निर्माण उसका है, और झांझरी मस्जिद का निर्माण हो गया। ये सब उसके महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं इब्राहिम शाह के। इब्राहिम शाह के बाद उसका डिसेंडेंट आया आपका ये हुसैन शाह शर्की, जो कि जौनपुर परंपरा का अंतिम शासक माना जाता है। और बहलोल लोधी ने इसको अपने, मतलब इसके बाद जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसका महत्वपूर्ण योगदान ये आएगा कि इसने निर्माण कार्य में जामी मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण कराया, और साथ ही साथ इसका संगीत के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ख्याल की रचना इसने, ख्याल की खोज की, और बहुत सी रागों का, जैसे राग मल्हार हो गई, और भी रागों का इसने शुरुआत, मतलब खोज की। उसके बाद इस भक्ति कालीन, अगर भक्ति, चूंकि ये पैरेलल चल रहा था सब कुछ, भक्ति काल और ये सब कुछ, तो उसमें उसने सत्यपीर नामक भक्ति आंदोलन का भी शुरुआत किया ना। ठीक है, इसको जौनपुर को ना पूरा आप लोग एकदम रट डालिए, और शाम को फिर मैं समय निकाल के 10-15 मिनट, आधा घंटा मैं ऑनलाइन होऊंगा, सब लोग आइएगा, और आप उसको 2 मिनट में, 2-2 मिनट में सुनाने का प्रयास करिएगा ना। जो सबसे अच्छा सुना देगा उसको मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा कि हाँ देखिए भाई, आइए सुनिए जौनपुर का इतिहास 2 मिनट में ना। तो आप लोग थोड़ा तैयार करके रखिएगा इसको, और शाम को हम लोग 10 मिनट फिर देखा जाएगा, ठीक है। 2 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, 2 मिनट महत्वपूर्ण है। चलिए, ये आपका एक तरह से जौनपुर का इतिहास हो गया। क्वेश्चन आता रहता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे अगर हम कहते हैं कि जौनपुर की परंपरा का अंत हो गया है ना, समाप्ति हो गई, तो क्या जौनपुर ये, की परंपरा नहीं, जौनपुर की राजनीतिक इतिहास की परंपरा। हाँ मतलब एक, हम अगर सही वर्ड एप्रोप्रिएट यूज करें तो वहां पर आना चाहिए स्वतंत्र साम्राज्य का, या स्वतंत्र उसके मतलब स्वतंत्रता का मतलब अंत हो गया। हाँ एकदम, जब वो, चूंकि हम लोग ना एक्चुअली उसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस शब्द से काम चल जाएगा। जैसे अगर मतलब नए तरह जगह पे लिखना हो, हाँ, अगर नई जगह पे लिखना हो तो आप कहिए कि हाँ उस परंपरा का, जो स्वायत्त राज्यों की परंपरा थी, उस स्वायत्त राज्य की परंपरा का समापन हो गया ना। क्योंकि हम लोग इसी स्टेट को पढ़ रहे थे, इसलिए वहां पर ये चीज करी गई। जी सर, जैसे एक
प्रोसेस की बात करें कि जैसे आपने कहा कि जौनपुर का अलग अस्तित्व शुरू हुआ यही 11वीं शताब्दी में लगभग। जैसे आज के समय में हमें कोई हमारे कंट्री में कोई अलग स्टेट बनाना चाहता है, बनता है, तो जो प्रक्रिया जिस तरह से वो वहाँ के लोग संगठित होकर ऐसा सोचते हैं या करते हैं, सेम वैसे ही वहाँ का मतलब बस अगर हम सेम है, बस वहाँ क्या है कि वहाँ युद्ध राज्य है ना, तो वहाँ युद्ध राज्य है, तो इसका मतलब वहाँ पर शासक जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, जनमत का कोई विशेष मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब संगठन का हाँ जो वो मेन मुख्य रहेगा, मुखिया। हाँ, बस उसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाएगी। ग्रुपिज्म ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए ये समस्या आ ही रही है अभी, जैसे बंगाल की परंपरा में देखिए आप, हाँ, बंगाल की परंपरा में लगभग लोग स्वायत्तता वाली चेतना नहीं कभी कभी आती है जी कि भाई अभी भी जैसे क्या है उनके लिए एक समस्या होती है, कभी कभी डिस्कशन होता है, तो उनके लिए क्या है कि बंगाल प्रथम है, भारत सेकेंडरी है। क्षेत्रीय नहीं, बात। बीच में नहीं, जैसे ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया था कि मुझको प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारने की इच्छा कर रही है ना, वो ठीक है, जैसे भी हम ये नहीं कर रहे, अच्छा बुरा ठीक है, जहाँ सरकार है गलती भी होती है अच्छी भी होती है, लेकिन थोड़ा एक गरिमा का तो पालन करना ही चाहिए ना, गरिमा का तो पालन करना चाहिए। अब इतना भी प्रधानमंत्री ठीक है, अच्छा है खराब है, इतना भी खराब नहीं कि आप सार्वजनिक स्तर पे बोलिए कि थप्पड़ मारने का मन करता है। तो वो बंगाल में लगभग लोग समस्या कुछ रही है हमेशा से, तो एक तो एरिया भी बहुत बड़ा रहा है और एकदम किनारे है, तो किनारे वाले मन में थोड़ा, किनारे वाले लोगों के मन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, किनारे वाले मन में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। थोड़ा बस 1 मिनट। हाँ अमर, हाँ क्लास ले रहे हैं अभी, बताइए। हाँ बस, हाँ ठीक है, 9 बजे तक हम क्लास लेके फिर आपको देते हैं। चलिए अब आ जाइए तो सीधे सीधे बंगाल। बंगाल बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई, 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 और इसका वास्तविक संस्थापक या इसका संस्थापक वास्तविक संस्थापक इलियास खान था, इलियास खान, इलियास खान था। इसके बाद की परंपरा में इसके बाद की परंपरा में इसके बाद की परंपरा में बाद की परंपरा में सिकंदर शाह आया, सिकंदर शाह। अब देखिए जो सिकंदर शाह है इसका 2 काम है। पहला काम क्या करेगा कि एक जगह है पंडुआ ना,
जगह है पंडुआ, तो पंडुआ में इसने राजधानी का निर्माण कराया। और दूसरा, जहां पर राजधानी का निर्माण कराया वहीं पर यहाँ पर अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। तो सिकंदर शाह ने पंडुआ में अपनी राजधानी बनाई, पंडुआ में अपनी राजधानी बनाई, पंडुआ PANDUA, पंडुआ में अपनी राजधानी बनाई, पंडुआ में अपनी राजधानी बनाई और पंडुआ में अपनी राजधानी बनाई और यहीं पर अदीना मस्जिद का निर्माण कराया, अदीना मस्जिद का निर्माण कराया, अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। यानी शुरुआत हुई परंपरा इलियास खान से, फिर सिकंदर शाह के समय परंपरा हुई, राजधानी परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर देखिए, ये इसके बाद की परंपरा में जो शासक हुआ वो गयासुद्दीन आजम शाह, और आजम शाह के बाद ये रुकनुद्दीन, हाँ। तो ये जो शासक है उसका नाम है रुकनुद्दीन बारबक शाह। रुकनुद्दीन बारबक शाह ये शासक हुआ। तो आजम शाह की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, बारबक शाह यहाँ पर महत्वपूर्ण शासक हुआ। यहाँ पर दो परंपरा यहाँ पर महत्वपूर्ण हुई। पहला, उसने प्रशासन में सुधार किया और बड़ी मात्रा में अरबी सैनिकों को नियुक्त किया। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण मुख्य है इनकी दक्षता, यानी सामान्य भारतीय सैनिकों से ये क्या है, ये दक्ष अधिक हैं, तो अरबी सैनिकों की व्यापक मात्रा में नियुक्ति की गई। और अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर साहित्यिक विकास की परंपरा देखी जाए तो साहित्यिक विकास की परंपरा भी इसके समय बहुत महत्वपूर्ण है। और साहित्यिक विकास की परंपरा में इस समय एक लिखा गया बंगला में रामायण, हाँ, और जो बंगला रामायण की रचना करी गई थी, यानी बंगाली भाषा में रामायण की रचना की गई। और ये जो बंगला में रामायण है उसको किसने लिखा है? कृतिवास ने लिखा है। यानी बंगला रामायण लिखा गया कृतिवास। दूसरा, इसी समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति हैं मालाधर बसु, इनका नाम है मालाधर बसु, और इस मालाधर बसु ने श्री कृष्ण विजय लिखा। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। तमिल रामायण कृतिवास, इसकी चर्चा आपको निराला भी करेंगे राम की शक्ति पूजा में। राम की शक्ति पूजा पर कृतिवास रामायण का प्रभाव माना जाता है। तो यहाँ पर जो बारबक शाह है इसका सांस्कृतिक योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो बारबक शाह की परंपरा है, प्रशासनिक सुधार में उसने अरबी सैनिकों की नियुक्ति किया। और दूसरा, सांस्कृतिक परंपरा में बंगला रामायण की रचना इसी समय हुई। बंगला रामायण किसने लिखा? कृतिवास ने। और मालाधर बसु ने श्री कृष्ण विजय लिखा ना। उतारिए इसको दोनों को जल्दी से, इसी तरह से जैसे लिखा हुआ उसे उतार लीजिए। आजम शाह, रुकनुद्दीन बारबक शाह और उसका योगदान। बारबक शाह योगदान, प्रशासनिक सुधार, अरबी सैनिकों की नियुक्ति,
साहित्यिक परंपरा का विकास, कृतिवास का बंगला रामायण, मालाधर बसु का श्री कृष्ण विजय। हो गया? 1 सेकंड सर। सर इस बंगाल से मतलब तो उस बांग्लादेश से भी होगा ना? हाँ, इस बंगाल में एकदम बांग्लादेश से मतलब है। तो इसीलिए तो कभी कभी अच्छा अच्छा सोचा कीजिए कि ये सब अपने ही हैं। हम तो सोचते हैं सर, लेकिन और सोचे तब ना। हाँ नहीं ठीक है, बांग्लादेश अपना है, पाकिस्तान अपना है, ईरान तक अपना ही सब पार्ट है जी, अफगानिस्तान का भी कुछ होगा। अफगानिस्तान, ईरान, ये सब भारत का ही पार्ट रहा है ना? सर बिल्कुल। एक चीज बताइए हाँ सर, जब इतने मतलब भारत में इतने राजा थे, अलग अलग उन लोगों का क्षेत्र था अलग अलग, तो फिर उस समय क्या लोगों में एक राष्ट्र की भावना रही होगी? भाई सीधी सी बात है कि एक राष्ट्र की भावना आज भी नहीं है, तब कहाँ से होगी? लेकिन ये कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद है थोड़ा अलग तरह से इसकी व्याख्या होगी। नहीं नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हाँ, हूँ क्या भारत मतलब उस संदर्भ में उतना महत्वपूर्ण था कि अपने अपने मतलब क्षेत्र, अपने अपने नहीं, राज्य अपने क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो फिर अखंड वही एक भारत मतलब की ना, कल्पना उस समय एकदम नहीं, एकदम नहीं। तो जो जो राज्य रहे होंगे वो भी अपने 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 एक देश के तौर पे अपने आप को देखते एकदम, होंगे। और क्या। ये तो छोड़िए सर, इस आधुनिक समय में भी मुलायम यादव ने अपने क्षेत्र का विकास किया, पूर्वांचल को बिल्कुल पीछे छोड़ गए। नहीं नहीं, वो हर जगह जैसे आप चलिए वो तो उस मान समय भी लीजिए, यही रहा होगा सर। ऐसे बात आप समझिए। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जैसे आपको नहीं लगता कि जैसे बंगाल में कुछ कुछ प्रवृत्ति है अपने आप को सेपरेट करने की जी सर। ना? बंगाल लगभग अपने को पड़ता है। ये बृहत्तर नागालैंड क्या है? बृहत्तर नागालैंड मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट, जी पूरा नॉर्थ ईस्ट की परंपरा है। और जितना कश्मीर हमारे पास था वो धारा 370 क्या है, ये क्या थी? वो एक तरह से उनको अलग से स्वायत्त देने का ही तो प्रयास था, सर। स्वायत्तता देने का ही तो प्रयास था। लेकिन ठीक है, उससे नहीं मतलब होता है। बस क्या होता है कि एक हमारा सत्ता का केंद्र होना चाहिए। अब उससे राज्य दो तरह से जुड़े, एक प्रत्यक्ष भी जुड़ सकते हैं और एक अप्रत्यक्ष भी जुड़ सकते हैं। बस हमारा सत्ता का केंद्र एक होना चाहिए और उससे एकीकरण की प्रवृत्ति जो है वो बनी रहती है। तो लगभग उसी तरह से ठीक सत्ता का केंद्र जैसे दिल्ली है, दिल्ली सत्ता का केंद्र बना था, तो इसीलिए प्रसिद्धि उसी को मिली ना जो दिल्ली में आया ना। सामान्य आदमी से पूछेंगे कि बहमनी साम्राज्य कौन है तो वो नहीं बता पाएगा ना। लेकिन सामान्य आदमी भी जानता है कि सल्तनत काल क्या है, मुगल काल क्या है, बाबर क्या है, अकबर क्या है। चाहे बंगाल में कोई भी शासक कितना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप किसी से पूछेंगे भैया हाजी इलियास खां कौन है, तो बोला हम क्या बताएं, नहीं बता पाएगा। तो सत्ता का केंद्र हमारा मेन सेंटर एक है और उससे राज्य जो जुड़े हैं। पहली उपलब्धि हमारी है कि किसी भी तरह से राज्य जुड़े, चाहे वो प्रत्यक्ष जुड़े चाहे अप्रत्यक्ष जुड़े, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये लोग चलते थे। और अगर वो स्वायत्त भी है तो ठीक है, बस किसी तरह से एकीकरण में विभिन्न प्रकार की बाधाएं वो उत्पन्न न करे। सर एक चीज बताइए, जल्दी से। हाँ, जो जो अंग्रेज जब आए भारत में और जिस हिसाब से उन्होंने भारत पे रूल करना शुरू किया, तो क्या यह कहा जा सकता है कि वो मतलब एक राष्ट्र के रूप में बांधने में अगर उस सकारात्मक तरीके पक्ष पे हाँ, हाँ, देखा अगर जाए सकारात्मक तरीके से बात करें तो निश्चित रूप से कि अंग्रेजों ने भारत वो को एक हाँ, सूत्र में बांधा। भारत के एकीकरण में उनका भी अपना इस रूप में योगदान है। वही सर वही। हाँ हाँ एकदम। चलिए आगे। अगला शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह, देखिए दो काम इसका है। प्रशासनिक कार्य में राजधानी इसने परिवर्तित करी और राजधानी जो है वो एक जगह है इकतला, तो यहाँ पर राजधानी इकतला में आ गई। और दूसरा, ये जो शासक है इसको समझ लीजिए फिर लिखिएगा कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति लागू किया इसने
और चैतन्य महाप्रभु इसके समकालीन संत हैं और शासक द्वारा वैष्णव धर्म के विकास के लिए विशेष रूप से मान्यता दिया गया। और यही कारण है कि वैष्णव धर्म को अपने यहाँ इतना ये प्रमोट करता है कि वैष्णव धर्म के प्रमोट करने के कारण ही सामान्य लोग इसको कृष्ण का अवतार मानते थे। तो ये चीज फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा। बंगाल की परंपरा का कौन सा शासक है जिसको कृष्ण का अवतार माना गया है? ये जो शासक है वो कृष्ण का अवतार माना जाता है। फिर ये भी पूछ लेगा कि कौन सा शासक है जिसके समकालीन चैतन्य समकालीन है? तो यही है अलाउद्दीन हुसैन शाह। इसका दो काम महत्वपूर्ण हुआ। पहला, प्रशासनिक कार्य महत्वपूर्ण हुआ, राजधानी परिवर्तन उसने किया, और दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता की नीति और उसके व्यवहार के कारण ही उसे कृष्ण का अवतार माना गया। तो जहां भी एकीकरण के तत्व दिखाई देते हैं तो तुरंत टीचर का वहां पर ध्यान जाएगा। टीचर का तुरंत ध्यान वहां पर जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे है। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह ना, उसको दो भागों में बांटिए, प्रशासनिक कार्य, राजधानी इकतला में परिवर्तित की। पहले राजधानी लखनौती ही थी। नहीं, यहाँ लखनौती नहीं है, पंडुआ। पंडुआ। बंगाल की राजधानी क्या हुई सर? पंडुआ थी। पंडुआ? हाँ, इससे पहले पंडुआ थी। तो लखनौती कब हुई? लखनौती कब नहीं हुई, लखनौती पहले थी, लक्ष्मण सेन के समय। लक्ष्मण सेन के समय। तो पंडुआ किसके समय थी? पंडुआ सिकंदर शाह के समय थी। सल्तनत काल में पंडुआ से शुरू हुई सर। हाँ, उससे पहले लखनौती थी। लखनौती, वो लक्ष्मण सेन वाला परंपरा। धार्मिक सहिष्णुता की नीति ऑब्लिक कृष्ण का अवतार। लिखिए, यह शासक चैतन्य महाप्रभु का समकालीन संत था। चैतन्य महाप्रभु का समकालीन संत था। और उसके द्वारा वैष्णव धर्म के विकास के लिए विशेष रूप से प्रयास किया गया। विशेष रूप से प्रयास किया गया। और इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम धर्म के अनेक अनुयायी मुस्लिम धर्म के अनेक अनुयायी वैष्णव धर्म के संपर्क में आए। अनेक अनुयायी वैष्णव धर्म के संपर्क में आए और ऐसे लोगों को बाउल कहा गया। यही कारण है कि शासक को कृष्ण का अवतार माना गया। 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 कृष्ण का अवतार माना गया। थोड़ा सामने देखिए, अच्छे लोग सामने ही देखते हैं। ये बाउल परंपरा है, ठीक है, ये बाउल परंपरा है। यही जो है
बौरहवा परंपरा है। बौरहवा गांव में किसको बोला जाता है? किसको बोलते हैं? पागलों को। तो अब देखिए, जैसे ये कृष्ण चैतन्य वाले अनुयायी हैं, तो चैतन्य वाले कृष्ण की परंपरा के हैं, तो कृष्ण की परंपरा क्या वाले हैं? क्या जैसे चलते चलते रहेंगे, और अगर झुंड में चल रहे हैं और सड़क पर कृष्ण भगवान का इंटरनेट खुल गया, तो ये तो हमेशा अपना इंटरनेट खोल के रखते हैं, तो क्या होगा, तुरंत ऑनलाइन हो जाएंगे और तुरंत वहीं पे सड़क पे नाचने गाने लगेंगे। तो कोई भी आदमी अगर जहां मन चाहे वहीं पे नाचने गाने लगे, तो सामान्य आदमी क्या समझेगा उसको? सामान्य आदमी कहेगा कि ये पागल है। सामान्य आदमी क्या है? ये पागल है। ये अब होता क्या है कि अच्छी चीजों को, शब्द भी तो अच्छी चाहिए, जैसे हम कहें कि पागल संप्रदाय है, बौरहवा संप्रदाय है, तो थोड़ा सा फीलिंग नहीं। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया ना, गड़बड़ भी करते हैं कुछ अच्छे काम भी करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई आप विकलांग मत बोलिए, दिव्यांग बोलिए, तो बात सही है, दोनों में भाव का अंतर हो जाता है। तो यही जो पागल है, ये जो बौरहवा है, यही बाउल परंपरा है। तो पूछेगा कि बाउल परंपरा क्या है? चैतन्य के अनुयायी जो विशेष रूप से मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, उस परंपरा को ही बाउल परंपरा के रूप में या बौरहवा परंपरा के रूप में जाना जाता है। ये अलाउद्दीन हुसैन शाह का मुख्य काम। चलिए अगला और अंतिम शासक नुसरत शाह। नुसरत शाह, नुसरत शाह, नुसरत शाह, यह बंगाल की परंपरा का अंतिम शासक था। बाबर ने उसे पराजित किया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। योगदान, सबका अपना दिन है, जिसको जो सुनाना है हम लोग को सुना ले। क्या हुआ सर? नहीं कह रहे, चाहे सब्जी बेचने वाले हम लोग को सुना ले, अपनी आवाज सुना ले, चाहे कुत्ता अपना आवाज सुना ले। नहीं सुनाई तो नहीं दे रहा सब्जी वाले की बात। कुत्ता वाला सुनाई दे रहा है। नहीं सुनाई दे रहा है, तो अच्छी बात है। कुत्ता बोल रहा था। कुत्ता बोल रहा है। चलिए यहाँ पे तो इसके शासन काल में क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे, रामायण का बंगला रामायण लिखा गया कृतिवास में। चलिए महाभारत भी लिख देते हैं। लिखना है, करना नहीं है। तो ये काशीराम दास ने बंगला में महाभारत की रचना की। अब ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नहीं? रामायण पूछा तो कृतिवास, महाभारत पूछा तो काशीराम दास, ये महाभारत लिखा। और इसी में दो मस्जिद बनी, एक बोलते हैं सोना मस्जिद और एक बोलते हैं कदम रसूल मस्जिद। सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद। सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद। तो ज्यादातर जहां भी सांस्कृतिक परंपरा वाला तत्व है ना, जैसे साहित्य है, रचना है, राजधानी परिवर्तन है, तो इन सब चीजों पर आपको फोकस करके रखना है ना। इसका मतलब ये जो बंगाल वाली परंपरा है वो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक से शुरू हुई और आकर के बाबर के समय क्या हुआ, ये परंपरा समाप्त हो। लेकिन रियल में बंगाल जो है कभी भी दिल्ली के साथ रहा नहीं है ना, दिल्ली के साथ अभी भी नहीं है वो उसका पूरा इतिहास रहा है ना। तो
शायद ये भी एक कारण है बंगाल के पिछड़ेपन का। जैसे मुख्य तत्वों के साथ आप नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कत होगा। भारत का पहला महानगर कलकत्ता, और आज की डेट में सबसे पिछड़ा महानगर कौन? कलकत्ता ना। अगर आपको गरीबी देखना हो तो उधर जाके आप देखिए, और सबसे ज्यादा अगर भिखारी देखने हो तो आप कलकत्ता रेलवे स्टेशन पे चले जाइए। तो वो कहीं ना कहीं से ऐसे तत्व रहे जो मुख्य निर्माण की परंपरा से वो बाहर रहे, उसका घाटा हुआ। तो यहाँ पर बंगाल ठीक है, नुसरत शाह लास्ट है, अंतिम है बाबर के समय, लेकिन फिर इसी तरह विद्रोह होता रहा। थोड़ा सा आप शेर शाह सूरी से इसको जोड़ के देखिए, विद्रोह इतना अधिक हुआ कि फिर शेर शाह सूरी ने क्या किया, उसको 47 भागों में बांटा और सरकार की स्थापना की और एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का उसने प्रयास किया। सर हाँ सर, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब साम्राज्य विस्तार किया अपना, तो उसने मतलब वो कहते हैं वहां तक अफगानिस्तान तक उसकी थी, तो उस समय तो भारत एक सूत्र में बंध गया था, उसमें तो ये कोई पैरेलल दूसरी राज्य हाँ, निश्चित रूप से एकीकरण की प्रवृत्ति मौर्य युग में आप कह सकते हैं कि आज की डेट से भी एकीकरण की प्रवृत्ति वहां पर प्रबल दिखाई देती है। तो वहां एकीकरण की प्रवृत्ति प्रबल दिखाई देने के पीछे कौटिल्य की नीति है। हाँ, और चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य तो है ही, लेकिन चंद्रगुप्त कौटिल्य की जो नीति है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने क्या किया कि एक भारत को एक करने में वो सफल रहा। वो जो एकीकरण की प्रवृत्ति है वो इसीलिए तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो भौगोलिक विस्तार की सीमा है उसको वैज्ञानिक सीमा कहा जाता है। वैज्ञानिक सीमा कहने का मतलब कि आज तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, उसका जो साम्राज्य विस्तार था वो अल्टीमेट था। चलिए आ जाइए तो जल्दी से, कश्मीर की परंपरा। कश्मीर की परंपरा, कश्मीर की परंपरा लिखिए। पूर्व मध्यकाल में कश्मीर में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। याद आ रहा है? कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश ने शासन किया, जिनमें कारकोट, उत्पल, लोहार वंश महत्वपूर्ण है। सर जिनमें की बात क्या बोला है आपने? कारकोट, उत्पल, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में अब देखिए यहां पर मध्यकाल में एक प्रारंभिक चरण रहा है और एक परवर्ती चरण रहा है। प्रारंभिक चरण जो रहा है 1301 से 1339 तक ना, और यहाँ पर हिंदू डायनेस्टी रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हिंदू डायनेस्टी रही है, और ये जो हिंदू डायनेस्टी रही है उसका जो परंपरा का शासक है वो है, उसका नाम है सुहादेव। सुहादेव के द्वारा इस डायनेस्टी की शुरुआत हुई, SUHA। तो यानी कश्मीर में जो शुरुआत में था हिंदू डायनेस्टी आई, उसके बाद क्या हुआ कि 1339 ना, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाहमीर, और यहाँ पर शाहमीर के द्वारा
मध्यकाल में मुस्लिम डायनेस्टी की स्थापना की गई। ये जो शाहमीर है एक तरह से मुस्लिम डायनेस्टी की शुरुआत किया, और उसी के बाद की परंपरा में एक शासक आया सिकंदर शाह। सिकंदर शाह वो शासक आता है, और सिकंदर शाह के बाद उसमें एक शासक आता है जो पूरा अटेंशन आपका जम्मू कश्मीर का लेके चला जाएगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है जैनुल अबादीन। अकबर द्वितीय। और ये जो है इसको जो है कश्मीर परंपरा का या कश्मीर परंपरा का क्या माना जाता है? अकबर। अकबर माना जाता है। सर इस अकबर प्रथम, एक मिनट, इस प्रथम चरण में इसको हिंदू डायनेस्टी सुहादेव, दूसरा चरण में शाहमीर द्वारा डायनेस्टी की शुरुआत, इस परंपरा में सिकंदर शाह, और फोकस हमको सारा यही करना है। तो पहले आप जल्दी से बना लीजिए, सुहादेव की परंपरा, शाहमीर की परंपरा, सिकंदर शाह, और इसको हेडिंग डाल के रखिए, तो यहाँ फिर हम लिखवाना शुरू करेंगे। तब तक दीपक आप पूछ भी सकते हैं, पूछते रहिए। सर अकबर की संज्ञा इसको किसने दिया था? किसी ने नहीं दिया था, इसके काम के आधार पर इसको अकबर बोला जाएगा। जी ठीक, ओके। सर ये क्या लिखे हैं कश्मीर के नीचे? सुहा क्या लिखे हैं? सुहादेव। कश्मीर का इतिहास दो भागों में बांट लीजिए। प्रथम चरण, सुहादेव ने हिंदू राजवंश की स्थापना की। पहला चरण 1301 से 1339, सुहादेव ने हिंदू राजवंश की स्थापना की। दूसरे चरण में लिखिए, शाहमीर ने मुस्लिम राजवंश की स्थापना की। 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 शाहमीर की परंपरा को सिकंदर शाह ने आगे बढ़ाया। शाहमीर की परंपरा को सिकंदर शाह ने आगे बढ़ाया। अब एक हेडिंग डाल दीजिए, जैनुल अबादीन, ब्रैकेट में कश्मीर परंपरा का अकबर। कश्मीर परंपरा का अकबर। सर क्या सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। जैनुल अबादीन, कश्मीर परंपरा का अकबर। अब देखिए, यहाँ जो अकबर की तुलना की गई है, इसका पहला कार्य, प्रमुख कार्य, धार्मिक नीति। लिखिए एक लाइन, हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया गया, और इस संदर्भ में जजिया कर को समाप्त किया गया। गोहत्या, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति आदि को समाज में हटा दिया गया।
इसी आधार पर इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर कहा जाता है। साहित्यिक प्रगति, जैनुल अबादीन, जैनुल अबादीन स्वयं कवि था, स्वयं कवि था और वह कुतुब उपनाम से, कुतुब उपनाम से, कुतुब उपनाम से, कुतुब उपनाम से, कुतुब उपनाम से कविता करता था। उसकी रचना शिकायतनामा, शिकायतनामा नाम से प्रकाशित की गई। नाम से प्रकाशित की गई। उसके प्रयासों से ही महाभारत तथा राजतरंगिणी का, महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ, फारसी में अनुवाद हुआ, फारसी में अनुवाद हुआ। फारसी में अनुवाद हुआ। उसके द्वारा, उसके द्वारा उसके द्वारा उसके द्वारा उलर झील के पास, उलर झील के पास उलर झील के पास लंका द्वीप, लंका द्वीप का निर्माण कराया गया, लंका द्वीप का निर्माण कराया गया। लंका द्वीप का निर्माण कराया गया। तो यानी कश्मीर पे जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चंस लगभग लगभग फोकस रहेंगे किस पर? ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपका फोकस रहेगा वो मुख्य रूप से ये जैनुल अबादीन पे, जैनुल अबादीन पे उसकी प्रक्रिया अधिक फोकस रहेगी। चलिए इसको थोड़ा सा तेजी से किया जाएगा। मालवा राज्य की स्थापना, ठीक है। देखिए आप साथ साथ लिखते भी जाइए, बनाते भी जाइएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ
ऊर्जा नहीं है। मालवा राज्य की जो स्थापना है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना, उसका नाम है हुसैन खान गोरी। हुसैन खान गोरी द्वारा किया गया, यानी मालवा में स्वतंत्र राज्य की नींव हुसैन खान गोरी द्वारा जो है वो रखी गई। और ये जो है वो बात है 1401 की, तो यानी हुसैन का गोरी जो है इसका संस्थापक है। तो ये हुसैन खान, ये इसका संस्थापक हो गया। हुसैन के द्वारा क्या हुआ कि धार शहर को राजधानी बनाया गया, यानी इसने राजधानी बनाई कहाँ को, धार नगर इसने राजधानी बनाई। तो ये सर ये मालवा वाला क्षेत्र क्या है? मालवा माने एमपी वाला क्षेत्र। तो हुसैन खान द्वारा किया गया ना। थोड़ा इसको देखिएगा, मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुसैन खान गोरी द्वारा किया गया, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ये दूसरा शासक है, पहला नहीं। ये अब ये यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ध्यान भटका है। ये पहला शासक आपका हुसैन खान गोरी है, दूसरा शासक जो है हुसैन खान है। तो अब ये हुसैन खान की जगह पे इसको हुसैन शाह कर दीजिएगा ना, दिक्कत होगी। ये हुसैन शाह, इसका दूसरा नाम क्या है, अलप खान। ये अलप खान, तो पहला शासक हुसैन खान गोरी, दूसरा जो है हुसैन शाह या अलफ खान। तो इसने जो राजधानी के निर्माण की प्रक्रिया को रीति थी धार, तो धार के साथ साथ यहाँ पर भी मांडू में आ गया, यानी मांडू को अपनी राजधानी बना दिया। हुसैन खान दो द्वारा धार था, धार से शिफ्ट करके कहाँ पे आ गया, मांडू। और हुसैन खान ने अपने नाम पर एक नगर का निर्माण कराया जिसको बोला ही जाता है होशंगाबाद। फिर से देखिए यहाँ जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, संस्थापक हुसैन खान गोरी, उसकी परंपरा का अगला शासक कौन है, हुसैन शाह ना। अलफ खान इसी का नाम है, राजधानी धारा से मांडू, नगर निर्माण कौन सा, होशंगाबाद। महमूद खिलजी प्रथम, यहाँ पर तथ्य बहुत महत्वपूर्ण आता रहता है। हुआ क्या कि महमूद खिलजी से और राणा कुंभा से यहाँ पर युद्ध होता है। तो दोनों लोग दावा करते हैं, ये दावा करता है कि हम इसको हरा दिए थे और ये दावा करता है कि हम इसको हरा दिए थे। और दावा नहीं करता है बल्कि अपनी दावा को पुष्ट करने के लिए ये मांडू में विजय स्तंभ बनवाएगा, और ये अपने दावा को पुष्ट करने के लिए क्या कहेगा कि चित्तौड़ में भी विजय स्तंभ बनाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर पूछेगा कि चित्तौड़ वाला विजय स्तंभ किसका है, तो राणा कुंभा का, और पूछेगा कि मांडू वाला विजय स्तंभ किसका है, महमूद खिलजी का। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ ये दावा करते हैं कि हम सफल हम हुए थे, और दोनों अगर दावा करते हैं इसका मतलब सफल कोई नहीं हुआ होगा। बस अब ऐसा ऐसा आ रहा है कि एक तरह से धर्म को लेकर के लड़ाई हो रही है, वहां पर धार्मिक उत्साह ज्यादा है। तो दोनों जगह से विजय स्तंभ की जो सूचना है आपको मिलती है। तो पूछेगा कि मांडू में विजय स्तंभ किसने बनवाया, महमूद शाह खिलजी, महमूद शाह खिलजी। महमूद शाह खिलजी। और चित्तौड़ में पूछेगा तो राणा कुंभा। चलिए अगला शासक है महमूद द्वितीय, इससे आपकी भेंट हो चुकी है ना।
आपका परिचय नहीं है लेकिन भेंट हुई है, आप इसको जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। कैसे? आप लोग को मेदिनी राय याद आ रहा है? जी, कौन सा चंदेरी का युद्ध हुआ युद्ध। था? चंदेरी का युद्ध। तो जी। मेदिनी राय वहां पे शासक नहीं है, शासक कौन है? महमूद द्वितीय। और इसी के शासनकाल में जो मुख्य कर्ता धर्ता हो जाता है मेदिनी राय, और वही शासन सत्ता के केंद्र में आ जाता है। और बाद में बाबर के द्वारा चंदेरी के युद्ध में ना, मैं डेट भूल रहा हूँ, कौन सा डेट होगा? 1500 जोड़ा जाए कुछ 27 है क्या? 26 में खानवा है तो 27 में ये है। जी। 27 में मेदिनी राय को पराजित किया और इस रूप में मालवा की परंपरा का अंत हो गया। अंत हो गया। मालवा की परंपरा का अंत हो गया। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि प्रांतीय राज्यों का इतिहास अगर आप किताब नहीं भी उठाएं तो आपका परीक्षा में काम चल सकता है। जितना लिखा रहे उसको आप अगर कंठस्थ कर लीजिए तो इससे बाहर कुछ आने की संभावना लगभग नहीं रहती है। तो इसमें आप किताब नहीं भी उठाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, आप उसको मतलब परीक्षा में आप सफल रहेंगे। सर थोड़ा सा बैक कीजिए तो। हैं? थोड़ा सा बैक कीजिए तो सर। हैं? बैक कीजिए, बैक थोड़ा सा बैक कीजिए सर। थोड़ा सा बैक कर दें। और मैं इसको, कुछ लोग आज क्लास में नहीं थे तो मैं डाल भी दूंगा, आप लोग को यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप जिसको देखना होगा हो गया सर। देख लीजिएगा। ठीक। सर शासक महमूद सेकंड था तो मेदिनी राय उसका मतलब मेदिनी राय प्रधानमंत्री था, दाहिना हाथ। ठीक है। तो इन सब जितना 4 राज्य को आज पढ़ा है पूरा रट लेंगे तो शाम को आधा घंटा बताइए आप लोग तो रट के तैयार है। तो किसी से भी पूछेंगे किसी भी स्टेट का इतिहास तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बताएगा। बोलिए तो आप लोग तो आधा घंटा का मैं शाम को सेशन रखूं। किसी स्टेट से 4 स्टेट मैंने पढ़ा है और 4 में से कोई भी स्टेट, जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट में से कुछ भी मैं पूछूं ये कहिए तो मैं आधा घंटा का सेशन आप लोग को रख दूं ताकि आप चैलेंज को अपना शो कर सके। तो बस इतना ही? बस यही आज जो पढ़ा है?